हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 चल रहा था हमारी कक्षा 6 का साइंस का, और जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने ये जाना कि वस्तुओं के समूह को किस तरह बांटते हैं। मतलब वस्तुओं को समूह में किस प्रकार बांटा जाता है, ऐसे क्या गुण हैं जिनके आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं, और उस पहचान के आधार पर हम उसको किस समूह में डालेंगे ये हम निश्चित कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने पदार्थों के गुणों के बारे में जाना, और उसी में सबसे पहले हमने जाना कि वो दिखावट में कैसे होते हैं। ये देखिए, हम कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने यहाँ से देखिए, फिर से रिवाइज करेंगे पदार्थों के गुण। और पदार्थों के गुण में भी हमने सबसे पहले क्या लिया था? दिखावट। तो दिखावट में क्या क्या चीज़ें हमें दिखने को मिलती है? दिखावट का मतलब है वो दिखने में क्या भिन्न है। एक उनकी आकृति को ले सकते हैं, एक उनकी चमक को ले सकते हैं। चमक मीन्स होती है धुती, जिसको प्राय हम काट कर देखते हैं। जो तरोताज़ा एकदम होता है वो एकदम चमक उठता है, और जो नहीं चमक उठते काटने पर उन्हें हम धातु नहीं कहेंगे। तो धातु का एक गुण होता है कि धातुएं चमकीली होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड गुण है जो आज हम पढ़ेंगे, ये है हम धातुओं को जान पाएँ कि कौन कौन सी धातुएं होती है। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे कठोरता। कठोरता के बारे में ये जानेंगे कि जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना कठिन होता है और कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं होती है, आपके घर में कोई रुई ले लीजिए, या फिर कोई एक लोहे की कोई पतली सी शीट ले लीजिए, या फिर कील ले लीजिए, लोहे की कील ले लिए और रुई ले ली। अब दोनों को दबाइए, दोनों हाथों में दोनों चीज़ों को ले लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों से दबाइए। एक अंगूठे से और उंगली से आसानी से दबा सकते हैं। रुई को आप आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन कील है वो दबती नहीं है, वो अपनी पोजीशन में एज इट इज़ बनी हुई होती है। तो इससे हम क्या जान पाए कि जो रुई है उसे हम कोमल कहेंगे, और जो कील है उसको कठोर कहेंगे। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा है, कील है, मोमबत्ती है, चाक, अन्य कोई पदार्थ या वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। देखो, इसने एक दूसरा तरीका भी बताया है कि आप एक कोई धातु की चाबी ले लीजिए, जैसे अपने घर में चाबी होती है, उससे आप लकड़ी को खरोंचिए, या फिर कोई एल्यूमिनियम को खरीचिए, या फिर पत्थर होता है उसको रगड़िए, उस पर कील है तो उस पर रगड़िए, मोमबत्ती है, चौक। आप क्या अंतर कर पाएंगे? आप यह अंतर कर पाएंगे कि जो मोमबत्ती और चौक है उस पर यदि हम चाबी को घिसेंगे, रगड़ेंगे, तो आसानी से पिघल जाएगी, या पिघलेगी नहीं, वो मतलब उस अब वो अपनी पोजीशन, जो उसकी स्थिति होती है वहाँ से घिस जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन जो लकड़ी है, एल्यूमिनियम है, पत्थर का टुकड़ा है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हम यह जान पाए हैं कि जो आपकी लकड़ी है, एल्यूमिनियम है, पत्थर है और कील है, वो कठोर होता है, और जो मोमबत्ती है, चौक है, वो कठोर नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, और जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा, संपीड़ित मीन्स होता है दबाना, उसको चाहे दबाओ, चाहे खरोचो, चाहे रगड़ो, तो जो नहीं रगड़ पाते हैं उन्हें कोमल कहते हैं। जबकि जो आसानी से संपीड़ित करना कठिन होता है, जिन्हें संपीड़ित करना मतलब दबाना कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल होते हैं, जबकि लकड़ी है वो कठोर होती है। तो हमने क्या जाना कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। आगे देखेंगे, हाँ, फिर यहाँ से देखेंगे, दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुती है, कठोरता है, खुरदरापन है, अथवा चिकना है। तो ये दिखाने के आधार पर आप किन पदार्थों के गुणों के बारे में देख रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को दिखने में कैसी है, तो वो उसकी आकृति पे निर्भर करेगी। दिखने में चमक रही है या चमक नहीं रही है, या कठोर है या मुलायम है, खुरदरी है या चिकनी है, या फिर उस लकड़ी को किसी द्रव में डालने पर वो उसमें विलय होती है नहीं होती, या लकड़ी पे हम कुछ तेल वगैरह डालें, क्या वो तेल को डालने पे उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, या फिर लकड़ी को पानी में या फिर नमी में डालें तो उस पर क्या वो ख़राब होती है नहीं होती, या सालों साल एक जैसी बनी रहती है। तो कुछ इस तरीके होते हैं जो हम उन चीज़ों को
उस चीज़ों को विभिन्न समूह में बांट सकते हैं। आगे देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या लेंगे, विलेय अथवा अविलेय। जैसे गुणों को पढ़ रहे थे कठोरता, वैसे विलेय। विलेय का मतलब क्या होता है, विलेय का मतलब होता है उसमें घुल जाना, द्रव में किसी पदार्थ का घुल जाना, जैसे कि पानी में चीनी का घुल जाना, नमक का घुल जाना, ये सब होते हैं तो उनको विलेय कहेंगे। और जो घुलता नहीं है, जैसे पानी में आप कील डाल दो, कील पड़ी रहेगी लेकिन वो घुलेगी नहीं, वो आपको सालों साल वैसे की वैसी ही नज़र आएगी, तो वो अविलेय है। क्रियाकलाप देखेंगे, कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी है, नमक है, चॉक पाउडर है, बालू रेत या मिट्टी ले लीजिए, लकड़ी के बुरादे के नमूनों को एकत्र कीजिए। ये क्रियाकलाप क्या है मैं ऑरली बोल देती हूँ। जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, ये सब आप अलग अलग लीजिए, इनको गिलास में भरिए। मतलब पानी लीजिए 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3 जो आप जल भरेंगे उसका मतलब होता है 3 हिस्से में से 2 हिस्सा पानी होना चाहिए और 1 हिस्सा खाली होना चाहिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक और शेष गिलासों में मतलब सबको अलग अलग गिलास में ले लीजिए, 2/3 भर लीजिए। और फिर उन्हें चम्मच की सहायता से विडोलित करके धीरे धीरे हिलाइए, मतलब उनको घोलने का प्रयास कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में आप देखेंगे। जैसे कि ये 4.4 जो चित्र है इसमें क्या हुआ है, ये गिलास ले लिया, 2/3 इसको भर लिया, ये भी एक गिलास है 2/3 इसको भर लिया। इसमें क्या है, ये तो पड़ा है और ये घुल गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसमें समा गया। तो ये विलय है और ये अविलय है। ये क्या है, अविलय, और ये क्या है, विलय। अब आप देखेंगे कौन कौन सी वस्तुएं विलय है और कौन कौन सी वस्तुएं विलय नहीं है। अब बताइए, नमक है, नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी है, चीनी भी चाय में, दूध में, पानी में, सब में लुप्त हो जाती है, तो ये द्रव है, द्रव में सब लुप्त हो जाता है। बालू है, अब मिट्टी है, वो भी घुल जाती है, मतलब एक जगह इकट्ठा तो नहीं रहती ना, घुल तो जाती है ना। यस, चाक का पाउडर है वो भी घुल जाता है, लकड़ी का बुरादा है वो भी घुल जाता है, लेकिन लकड़ी होता तो वो नहीं घुलता, लकड़ी का बुरादा घुल जाएगा। तो जो बारीक चीज़ें हैं वो लुप्त हो जाती है जल में, ठीक है। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए। विलीन का मतलब है आपको दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि देखो फ्रेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें ये हो सकता है, जैसे चाक है, नींबू का रस है या चीनी है, ये सब हमें क्या दिखाई नहीं देते, ठीक है। लेकिन जैसे लकड़ी का बुरादा दिया था तो वो घुल तो जाता है लेकिन कलर चेंज हो जाता है, और कलर की बात नहीं हो रही, बात यहाँ सिर्फ घुलने की हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जल में विलय हैं, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, अतः काफ़ी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ अविलेय होते हैं। बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं। तो हमारा जो जल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा करता है अपने शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में कम से कम नहीं तो 65% जल होता है, और जल हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों के मध्य, हमारे अंगों के बीच, हमारी कोशिकाओं के बीच, हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उन सबन के बीच में एक समन्वय, एक जोड़े रखने का काम करता है, उसको घोलने का, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यदि आपके शरीर में यदि जल घुलेगा ही नहीं, विलय ही नहीं होगा, तो क्या आप 65% जल को और शरीर को अलग कर सकते हो? नहीं, वो 65% जो आपके शरीर में जो जल है वो आपके पूरे शरीर में एक एज ए विलय के रूप में है, अविलय के रूप में नहीं है, विलय के रूप में। तभी तो एक बैलेंस बना है आपके पूरे शरीर में, एक एक रक्त प्रणाली बनी हुई है, एक तंत्रिका तंत्र है, एक सिस्टम होता है जिस वो जल पर ही डिपेंड करता है। समझ में आया? जल की एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके शरीर में। आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जल है, क्या उसका कार्य है, कैसे वो शरीर को एक एक आधार देता है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप जो 5 है। हाँ, ये देखो क्रियाकलाप 5, सिरका ले लिया, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। पहले हमने जल में घोला था उन सब चीज़ों को, और जल को एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल विलय बोलते हैं। मतलब जल में क्षमता होती है लगभग सबको घोलने की, बजाय वो ऐसे ठोस ना हो, ठीक है।
धातु का एक गिलास लीजिए, सॉरी कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर द्रव मिलाइए और भली भांति विडोलित कीजिए। 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपने जो सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, अच्छा मिट्टी का तेल लिया था, हाँ, तो उसे कांच के गिलास में लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसे चम्मच भरकर द्रव मिलाइए और भली भांति, मतलब आप जो तेल वगैरह ले रहे थे, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उस तेल को इन्होंने क्या किया, पानी में डाल दिया। अब तेल में पानी घुलता है या नहीं, या तेल पानी में घुलता है नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें तो घुल गया और इसमें है वो ऊपर आ गया। तो आपने कभी देखा होगा, आपके जो सब्जी बनी होती है, लिक्विड सब्जी, उस पर एक तेल होता है, वो हमेशा ऊपर आ जाता है। उसको आप क्या बोलते हैं, तरी, क्या बोलते हैं, तरी। तो वो तेल तेल होता है ना, उस सब्जी के ऊपर आ जाता है, तो वो घुलता नहीं है, वो सरफेस में क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ जल द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। ये तो द्रव भली भांति, जैसे सिरका, नींबू का रस है, ये तो क्या हो गया, भली भांति मिश्रित हो गया, लेकिन तेल है वो मिश्रित नहीं होते, वो ऊपर आ जाते हैं। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए, ये आपका काम है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे छोड़ने पर अपनी एक पृथक परत बना लेते हैं। परत का मतलब एक अन्य सरफेस, जैसे कि वो तेल ने अपनी एक अलग से परत बना ली, मतलब अपने आप को एक अलग से परिभाषित कर लिया कि मैं तेल हूँ, मैं इसमें मिल नहीं सकता, मैं अपने आप को अलग ही रखूँगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो द्रव, कुछ द्रव होते हैं वो घुल जाते हैं, कुछ द्रव है जो नहीं घुलते हैं जल में। ठीक है, अब पहेली के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है? अब आपके सामने सारणी 4.4 है, ये इसमें बताइए। सिरका है, सिरका आपने देखा होगा अचारों में डालते हैं, अचार वगैरह ख़राब नहीं होता। एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और भली भाली मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस है, आपके घर में कभी कोई मेहमान आता है गर्मियों में, आप खुद के पीने के लिए भी नींबू का रस है, वो आसानी से घुल जाता है। सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, केरोसिन है, तो ये नहीं घुलते हैं जल में, ध्यान रखिए। तेल होते हैं वो ऑलमोस्ट नहीं घुलते हैं। पहले के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया है, वो जो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है, क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। तो ये तो और भी आश्चर्य की बात है, क्या गैसें जल में विलीन होती है? नहीं। तो आप आज जान पाएंगे कि गैसें किस प्रकार जल में विलय होती है या नहीं। कुछ गैसें जल में विलय होती है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलय होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस है, जल में रहने वाले जंतुओं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ऑक्सीजन घुलती नहीं जल में, तो आपके समुद्र में इतने सारे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कैसे रह पाते? क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रत्येक जीव के लिए चाहिए। धरती पर ऐसा कोई सा भी जीव नहीं है जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए श्वसन करने के लिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन होती है वो जल में विलय होती है, और विलय होने के कारण ही समुद्र में जितने भी जीव जो रह रहे हैं वो अपना जीवन पूरा करते हैं, वरना तो कब के ख़त्म हो जाते। अब नेक्स्ट हम लेंगे वस्तुएं जल में तैरती है या डूब सकती है। तो इतना आइडिया तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं तैरती है, कौन सी वस्तुएं डूबती है। और इस पे एक उत्प्लावन का एक सिद्धांत भी बना था वस्तुओं के तैरने पर, मैं आगे की कक्षाओं में डिस्कस करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो। इसी आधार पे है कि वस्तुएं जब जल पे तैरती है तो इस आधार पे हमारे जो जहाज़ है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्रियाकलाप एक बार, हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपको यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। अविलय ठोस, जैसे कि मैंने बताया था, लकड़ी का बुरादा तो वो क्या हो जाता है, चूर्ण हो जाता है। और ठोस होता है वो एक चूर्ण नहीं होता, वो एकदम अपने आगे के ठोस, द्रव और गैस के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठोस का मतलब होता है जो अपनी आकृति में रहता है, और जो चूर्ण है वो तो फैल जाता है। तो जो आपका जो अविलय जो ठोस है वो जल में पृथक हुई होता है, क्योंकि जो अपने आप को अलग रखता है। आप एक बात दिमाग में रखिए कि कोई सा भी पदार्थ तो वो जल में डालने पर
उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपने आप को अलग दिखाता है ना वो एविले ही होता है। जैसे तेल है, वो जल में नहीं घुला। ठोस है, एविले ठोस है, वो भी नहीं घुलता। तो आपने 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। देखिए ये जो आपका डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है कि जैसे कील है वो नीचे चली गई, लेकिन घुल तो नहीं रही है। ये आपके जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ऊपर है, ये जो पत्ती है ये ऊपर आ रही है। तो कुछ चीज़ें सिक्के डालो, सिक्के डूब जाएंगे, क्योंकि जो वजन में भारी होते हैं वो डूब जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो तैरते हैं। समझ में आया? मतलब जो एविले होते हैं ना, तो एविले होते हैं वो या तो तैरेंगे या डूबेंगे। उनके पास दो ही ऑप्शन है। भाई जो विलय होते हैं वो तो जल में पूरी तरह से विलय हो जाते हैं, वो तो लुप्त आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो एविले होता है ना, वो या तो तैरेंगे या फिर वो डूबेंगे। समझ में आया? अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, क्या है यह सही नहीं है। हम ऐसे आपको बता रहा है कि कुछ तैरने लग जाते हैं और कुछ अन्य वो गिलास की तली में डूब पहुंच गए, क्या सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ में जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां हैं, कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंकते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, इन सब को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट आपको खुद पे घर में करने चाहिए। जैसे ये बोल रहे हैं कि आपने तालाब नहीं तो आप किसी टब में पानी भर लीजिए और उस पर कुछ कागज़ ले लीजिए, सूखी पत्तियाँ ले लीजिए, पानी पत्थर छोटे कंकर ले लीजिए, कुछ धातु की चीज़ें जैसे कील ले लिया। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, खिलौने होते हैं, प्लास्टिक की कुछ आइटम ले लीजिए, तो उनको डालिए, चेक करिए कौन से डूब रहे हैं, कौन से तैर रहे हैं। नींबू के रस वगैरह, शहद है, आटा ले लीजिए। घर में इतने सारी चीज़ें होती हैं, आप उन सब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ों में क्या गुण है, एक्सेट्रा। बूझो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इन्हें देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। आगे देखिए, अब ये नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब देखिए, जैसे कि शब्द है पारदर्शिता, पार यानी उस पार, और दर्शिता का मतलब जो दिख जाए। उस पार कोई दिख जाए तो पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब है आपके सामने कुछ कांच वगैरह मैं ला दूँ या कोई प्लेट ला दूँ और उसमें से होके भी आप उस सामने वाले को देख पा रहे हो तो वो पारदर्शी है। वो उसमें से नहीं दिख रहा तो वो अपारदर्शी है। वो कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है तो वो आभासी टाइप में होता है कि आपको कंफर्म नहीं है कि वो है भी या नहीं। आगे देखेंगे, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छुपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दे। इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मित्र शीशे से में आपको देखकर पता लगा लेगा। उन पदार्थों तो सामग्रियाँ जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये एग्जाम्पल लेके आते हैं आपको समझाने के लिए। एक छोटा बच्चा होता है, खेलता खेलता है और खेल ही खेल में वो एक ऐसी जगह पे छुप जाता है जो वो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो जैसे कुछ खिड़की के पीछे, कांच की खिड़की के पीछे छुप जाते हैं तो वो हमें दिखते हैं, क्योंकि आपने उस खिड़की में से भी उसको देख लिया। तो जो खिड़की में से भी दिखाई दे जाए वो पारदर्शी है। जो कोई ऐसी दीवार के पीछे छिप जाए जो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वह अपारदर्शी है। समझ में आया? आगे देखेंगे, जैसे कांच है, जल है, वायु है, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पारदर्शी है और कुछ कौन कौन सी पारदर्शी नहीं है। जैसे कांच है, पारदर्शी है, जल पारदर्शी, वायु पारदर्शी और प्लास्टिक पारदर्शी। कुछ प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक नहीं है, कुछ जैसे कि आपने आपके घर में जैसे कि वो डब्बे आते हैं ना जिसमें से चीनी वगैरह के डब्बे, नमक डालो तो वो दिखाई देते, भाई हमें पता चल जाता है बाहर से कि इसमें चीनी है कि नमक है। या फिर आप कभी दुकान पे देखोगे तो टॉफ़ी वगैरह के, चॉकलेट के प्लास्टिक के
एक कवर टाइप होता है, उसमें से सब कुछ दिखता रहता है। और प्राय दुकानदार तो ऐसी चीज़ें ही रखते हैं ताकि ग्राहक उनको देखे आकर्षित हो। ठीक है, प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाई या अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, एक ये डायग्राम है एक व्यक्ति का। इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है और इसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मुखावरण है, ये अपारदर्शी होगा, ये पारदर्शी होगा और ये पारभासी। जो कुछ ऐसा लगे ना काल्पनिक सा, वो क्या होता है, पारभासी। आगे देखे, ये जो दुकानदार है वो ऐसी चीज़ें लेके आता ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। देखो फ्रेंड्स, ये दुकानदार की डब्बे हैं, आसानी से पता चल जाता है कौन से डब्बे में कौन सी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, एक्सेट्रा। और आजकल तो दिखाने का ही ज़माना है, सब कुछ दुकानदार जब तक शो नहीं करेंगे तब तक आप देखोगे कैसे, समझ में आया। तो पारदर्शी का तो उदाहरण यही है कि ऐसा माध्यम ले, उसके पीछे से भी कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो वो पारदर्शी होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख पाते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। सिंपल सी बात है, लकड़ी के बॉक्स है, उनके पीछे आपको क्या पता क्या है और क्या नहीं है। क्या हम ये सब समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों वस्तु को पारदर्शी तो अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ में तो हमें पता चल जाता है कि ये अपारदर्शी है, कुछ है पारदर्शी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी बन जाती है तो हमें ये नहीं पता कि पारदर्शी या अपारदर्शी, मतलब एज ए कन्फ्यूजन वाली स्थिति। क्रियाकलाप, अब ये जो इसका एक एक्सपेरिमेंट है वो आपको करके बताएगा। क्रियाकलाप, कागज की एक शीट लीजिए, इसमें से होकर कुछ प्रदीप्त बल को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। जब कागज की शीट के बीच में से 2-3 बूंद खाने के तेल या मक्खन के डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैलता है, प्रदीप्त बल को दोबारा ध्यान से देखिए। जब आप क्या देखते हैं और क्या आप यह पाते हैं कि जब अब बल हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख पाते हैं? कदाचित नहीं। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये कोई कागज़ ले लीजिए, है ना, उसमें क्या हम एक बल्ब को देख रहे हैं, वो बल्ब से सिर्फ रोशनी हल्की फुल्की आती है, लेकिन उसी कागज़ पर अब तेल की बूंदें डालेंगे तो जहाँ जहाँ वो तेल की बूंदें डली हैं वहाँ से वो जो प्रकाश है वो हमें अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन और वस्तु हमें अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी, कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों में वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। हाँ फ्रेंड, जब हमने वसा का परीक्षण कर रहे थे तो हमने ये भी जाना कि जिन पदार्थों से तेल निकलता है उनमें किसकी उपस्थिति होती है, वसा से। और वसा का एक्सपेरिमेंट यही था कि उस पदार्थ को आप बारीक पीसिए, चूर्ण कीजिए और उसको उस कागज़ पर डालिए। फिर आप देखेंगे कि यदि वो उस पर एक धब्बा छोड़ता है, चिकनाई छोड़ता है, तो वो वसा है। पारभासी था, वह भी पारभासी था। तो पारभासी का संबंध किससे? वसा से। क्या पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती। देखो ये टॉर्च है और ये जो इस पे इसने अपनी हथेली से उसके प्रकाश को ढक लिया। कई बार एक्सपेरिमेंट तो हमने बचपन में खूब ही किया है। ये हम देखते थे कि जो प्रकाश है इसके देखो यहाँ से हिस्से से भी निकल के आ रहा है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। ये अब ये जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी और पारभासी है। बताइए फ्रेंड्स, क्या है ये, क्या है आप बताइए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पारभासी है, पारदर्शी है या पारभासी है। आगे देखेंगे, हमने ये जाना कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा उनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आया? दिखावट के आधार पर मतलब हमने क्या देखा, एक तो उसमें चमक, एक कठोरता, क्या लेंगे, कठोरता, हाँ, और उनके विलय अविलय,
जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी अथवा पारभासी पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं के अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें उन्हें रखने की आवश्यकता होती है? प्राय दैनिक जीवन में पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, जबकि साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किस स्थान पर करते हैं। देखो फ्रेंड्स, समूहन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें उन्हें बांटने की ज़रूरत पड़ी? ताकि हमारा काम आसान हो, सुविधा हमें मिले, आपके समय की बचत हो। यूँ नहीं, यदि चीज़ें बिखरी होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस उनको दिन भर समेटने में ही लगे रहोगे। तो मेरी आपसे सलाह भी है कि आप एक दैनिक जीवन में आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें चीज़ों को भी आप व्यवस्थित कीजिए। आपके जो बुक्स हैं फैली पसरी पड़ी हैं इधर उधर, उनको एक साथ समेटने का प्रयास कीजिए। आपके घर में कपड़े हैं इधर उधर फैले हैं, उनको एक तरफ समेटने का प्रयास कीजिए। मतलब एक व्यवस्थित जीवन जिए, ताकि आप ये जानेंगे कि आपका आधा सा काम तो ऐसे ही हो गया, बिना बिना किसी प्रयास के ही आधा आधा सा काम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जितनी अच्छी आप व्यवस्थित जीवन जिएंगे, आपका जीवन और भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और इन गुणों में किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। समझ में आया? कई बार आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे तो फैब्रिक में कपड़ा चाहिए, साड़ी चाहिए, तो वो दुकानदार के पास फैब्रिक का एक पूरा एक कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में से आपको दिखा देता है। आप बोलते हैं मुझे तो कॉटन चाहिए, तो कॉटन में से एक बंडल का बंडल आपको दिखा सकते हैं। तो सुविधाएं तो हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आप आजकल क्या वस्तुएं ज़्यादा होती है तो उनको रखना भी आना चाहिए। तो इसके विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसमें हमने जाना कठोर क्या होता है, जिन्हें दबाने पर वो संपीड़ित ना हो। एविले होती है जो घुलती ना हो, जो जल में घुलती नहीं है, अपने आप को पृथक शो करती है। द्वितीय में चमकीला क्या था, जो काटने पर चमक उठती है। पदार्थ है, पदार्थ वो होती है जो दो या दो से मिलकर वस्तुओं से मिलकर बना। पदार्थ जो आपके सामने है वो सब पदार्थ ही है, कुछ भी ले लीजिए आप। धातु है, धातु क्या होती है, जो धातु की पहचान क्या क्या करी, जो चमकीली होती हैं, जो कठोर होती हैं। समझ में आया? चमकीली होती है, कठोर होती हैं। अपारदर्शी, जो दिखती नहीं है, देखने पर दिखती नहीं है, देखने पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं देती है, उसका मतलब होता है किसी दूसरी वस्तु में से होकर नहीं दिखाई देती है। रुक्ष और खुरदरा तो रफ होता है, जो आपके उंगलियों पर आप चेक कर सकते हो, रफ सा लगता है। विलय, जो पानी में घुल जाए। पारभासी होता है जो हल्का सा दिखे, धुंधला सा। पारदर्शी होता है जो पूरी तरह से दिखता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है। समझ में आया? एक पदार्थ से मिलकर नहीं बनी, वो कई एक या दो या तीन या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ को उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। हमारी जो वस्तुएं होती है वो एक पदार्थ से भी बन सकती है और दो या दो से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। जैसे कि हमने भोजन के चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि भोजन हमारा एक ही तत्व से नहीं बना, दो या दो से अधिक तत्वों से भोजन बनता है। या फिर एक मैं कहूँ तो एक पौष्टिक भोजन क्या होता है, जिसमें सभी तत्व सम्मिलित होने चाहिए, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इन सब की एक उचित मात्रा होनी चाहिए। उसी को आपने एक संतुलित भोजन की उपमा दी थी। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अपने चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ जल में विलय नहीं होते हैं, उन्हें अविलय कहते हैं। कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, कांच जैसे पारदर्शी होता है। कुछ जैसे लकड़ी और धातु है अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी होते हैं। पदार्थों के उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटते हैं। देखो फ्रेंड्स, समानता है तो उन्हें एक तरफ कीजिए, विभिन्नता है तो उन्हें अलग अलग समूह में बांटिए। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। सुविधा के लिए और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें उन्हें समूहित का मतलब है समूह में बांटना। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आएंगे और उसमें अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।